हाँ बेटा, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को, उसके बाद आप सारे के सारे खुद लास्ट में नोट कर लेना। अभी आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ सुनिए, क्लास नोट मत करना, अभी सुनते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, एमसीक्यू है। तो इथेन आपको पता है कितने कार्बन होते हैं, इथेन का मतलब 2 कार्बन, एल्केन ग्रुप में आता है ये, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे और 3 ही इस पे लगेंगे, तभी इनके 4 पूरे हो जाएंगे। तो टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर 7। तो हमसे पूछा था टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, तो टोटल बॉन्ड्स है 7, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फर्स्ट के लिए। आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लिखना, आप सीधे उसमें बुक में मत टिक करने लग जाना। अगला ब्यूटेनोन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ओन मतलब कीटोन, तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन उसने बोला कि वो कौन से ग्रुप में लाई करता है, ब्यूटेनोन। तो आपको पता है ब्यूटेनोन कीटोन में लाई करेगा ना, ओन आ रहा है, तो ओन कौन से ग्रुप में लाई करेगा, कीटोन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कीटोन। यह है क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, while cooking if bottom of a vessel is getting blackened on outside, that means जब हम हमारा बर्तन नीचे से जल गया, काला पड़ गया जब हम खाना बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, सेकेंड पार्ट द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, सी द फ्यूल इज वेट, डी फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। अगर देखो याद रखना, मैं आपको 2 फ्लेम बता रहा हूँ, एक फ्लेम होता है ब्लू और एक फ्लेम होता है येलो। अगर ब्लू फ्लेम आ रहा है, ये फ्लेम है, आपको ये याद रखना, बाद में लिख लेना खुद से। अगर ब्लू फ्लेम आ रहा है इसका मतलब है फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। अगर ब्लू फ्लेम आ रहा है इसका मतलब है कि फ्यूल पूरी तरह अच्छी तरह से जल रहा है, ठीक है। और अगर येलो फ्लेम आ रहा है तो मतलब फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जैसे लकड़ी जलाओ तो येलो फ्लेम आता है, लेकिन आप अगर एलपीजी सिलेंडर के फ्लेम देखो, जो सीएनजी या पीएनजी वाला जो हमारे घर में पाइप वाला लाइन या एलपीजी का होता है, उसका ब्लू फ्लेम आता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से अच्छे से जल रहा है। तो जो अच्छे से जलता है उसमें ब्लू फ्लेम आता है, और जो अच्छे से नहीं जलता है, जैसे लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ और चीजें जलाओ, उसमें येलो फ्लेम आता है, तो इसका मतलब इट इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, तो वो येलो फ्लेम देगा, उसकी वजह से आपके बर्तन काले हो जाएंगे। लकड़ी और कोयले से बर्तन काले होते हैं, इसका मतलब फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो थर्ड पॉइंट का आंसर है बी, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें याद रखना कि भी ब्लू आ रहा है इसका मतलब है अच्छे से जल रहा है, और ब्लू नहीं आ रहा है, येलो आ रहा है, इसका मतलब अच्छे से नहीं जल रहा है फ्यूल। ये है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्लोरोमीथेन होता है एक कंपाउंड CH3Cl, इसने बोला इसके बॉन्ड को एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन मतलब आप एक कार्बन बनाना, उसके 4 बॉन्ड दिखाना और बोलना कि इसमें एक तो क्लोरीन लगा है, बाकी तीनों जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। इसी को वर्ड में लिख देना कि कार्बन हैज 3 CH bonds, 3 CH covalent bonds, 3 CH covalent bonds and 1 CCl covalent bond। बस इतना, यही एक्सप्लेन हो गया कि इसमें सारे ही कोवेलेंट है, 3 तो CH वाले हैं, एक CH, 2 CH, 3 CH और एक CCl वाला कोवेलेंट बॉन्ड। बस कितना ही एक्सप्लेन करना है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो आप खुद करेंगे, आपको मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम नोट्स में कर चुके हैं। इथेनोइक एसिड है बेटा पहला, इथ के मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, ओइक एसिड आपको बताया था C डबल बॉन्ड O और OH, इथेनोइक है CH3COH, CH3COH, ये इथेनोइक है। आपको पता ऑक्सीजन पे 2 आपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 नॉन बॉन्डिंग दिखाने, बाकी आपको पता है एक डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है,
हर बॉन्ड हटाना है और 2 डॉट लगाने हैं, फिर सर्कल वगैरह लगाना। तो ये आप पूरा करेंगे। मैं नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आप अब कर रहे हो तो पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेना। H2S अगला कंपाउंड, H2S इस तरह से बनता है, एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगते हैं। सी पार्ट है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कैसा होता है, 3 कार्बन प्रोपेन होता है, बीच में CO लगा होगा। ये प्रोपेनोन कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको लेकिन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये, आप इसी को डॉट में कन्वर्ट कर लेना। हर बॉन्ड हटाना और 2 डॉट लगाना। ऑक्सीजन पे आपको 4 लोन पेयर भी दिखाने, ध्यान से सुनते रहना। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नोट्स में कर रखा है। होमोलोगस सीरीज नोट्स में है, नोट्स जिनके पास नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप पे, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज आपको याद दिला देते हैं क्या होता है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये 1 कार्बन वाला है तो मीथेन, 2 वाला इथेन, फिर 3 वाला प्रोपेन, तो ये सब एल्केन की फैमिली से है। फिर ब्यूटेन, हाइड्रोजन भी उसी हिसाब से लगता रहेगा, है ना। अगर इसी में हमने अल्कोहल लगा दिया तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जो सबका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और एक ही फैमिली हो, कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओ, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, है ना। तो ये हमने कर रखा है नोट्स में, जिनके पास नोट्स नहीं है वो पीडीएफ में अभी मिल जाएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल ऑन इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मैं लिखवा देता हूँ, एक मिनट। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो आप इस तरह से शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस बताना है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकली, पहले फिजिकली डिफरेंस देखो। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफरेंस, तो सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी में इनका बॉइलिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले आप इस तरह से बताएंगे कि भाई इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। तो आप बोलोगे इथेनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज लेस, बीपी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना, इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनोइक से कम होता है, वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन इथेनोइक से कम होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ 351 केल्विन, और आप बोलोगे इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन इथेनॉल, इसका 391 इसका 391 केल्विन होता है। इथेनोइक का 391 होता है और इसका 351 होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ये डिफरेंस इसमें लिखना। एक डिफरेंस ये है कि एक डिफरेंस ये हो गया, 2 डिफरेंस लिख देना कम से कम। दूसरा हो गया इट डज नॉट फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज नहीं होता, इसमें लिख देना इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इथेनोइक एसिड को। तो फिजिकली ये डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के टर्म्स में। अब बोला कि केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस बताओ, तो ये डिफरेंस खत्म, फिर केमिकल में भी लिखना पड़ेगा। इसलिए पहले सुन लो, समझ लो, फिर खुद करना, नहीं आए तो बताना। मतलब ये डिस्टिंग्विश होगा केमिकली। आप कैसे इनको डिस्टिंग्विश करोगे? अच्छा, आप मान लो कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दी जाए, एक में इथेनॉल दे दिया जाए, एक में इथेनोइक एसिड दे दिया जाए, दोनों पानी जैसे दिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था ये पहले भी, मैं 2 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर इथेनॉल भरा हुआ है और एक के अंदर इथेनोइक एसिड भरा हुआ है। इन दोनों में से किसी में इथेनॉल है, किसी में इथेनोइक, मुझे नहीं पता। तो हम कौन सा केमिकल डालें
कि हमें पता चल जाए कि भैया ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। बताइए, हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था, किसी को याद है? हाँ, वेरी गुड। ये टेस्ट है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कहते हैं इसे, NaHCO3 टेस्ट। दोनों में NaHCO3 डालेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, नो एफेरवेंसेस। एफेरवेंसेस, एफेरवेंसेस का मतलब बबल्स, कोई भी बबल्स नहीं आएगी इसमें, इथेनॉल में। और इसमें जब NaHCO3 डालेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो एफेरवेंसेस, एफेरवेंसेस का मतलब बबल्स आएंगे। एफेरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का इस तरह से पता चलता है। दोनों में हम बोलेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जिसमें गैस आई, बबल आई, वो इथेनोइक है, जिसमें कुछ नहीं आया वो इथेनॉल है। तो इस तरह से हम केमिकली डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। फिजिकल के दो डिफरेंस, केमिकल में एक ही डिस्टिंग्विश बताओगे। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक का, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एट क्वेश्चन है। Why does micelle formation takes place when soap is added to water? तो वो पूरा आपको बताना पड़ेगा। सोप, ध्यान से सुन लेना, मैं ये बता रहा हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है। मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है? मिसेल फॉर्मेशन, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, ऑफलाइन वाली में या ऑनलाइन में भी, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता था आप बताओगे कि सोप मॉलिक्यूल हैज टू फ्री एंड्स, फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज आयोनिक एंड, है ना। हाइड्रोकार्बन एंड इज वाटर रिपेलिंग and this end is water attracting, ionic end is water attracting. So when we apply dirt containing clothes, when we apply dirt containing clothes with soap molecule solution, the hydrocarbon end, ध्यान से सुनना, ये लिखना, the hydrocarbon end, जो ये वाला end है, the hydrocarbon end surround the dirt and oil, dirt और oil को ये चारों तरफ से घेर लेता है, याद है? कौन सा end? ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला, ये डर्ट और ऑयल को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इस तरह से मिसेल्स बन जाते हैं। तो मिसेल्स कैसे समझाएंगे कि आप बताएंगे सोप मॉलिक्यूल के दो एंड है, आयनिक एंड और हाइड्रोकार्बन एंड। जब हम सोप मॉलिक्यूल को कपड़े डर्ट कंटेनिंग क्लोथ में अप्लाई करते हैं तो ये वाला एंड पानी से दूर भागता है, लेकिन डर्ट और ऑयल को अट्रैक्ट करता है। तो डर्ट और ऑयल को चारों तरफ से ही घेर लेगा। तो जब डर्ट और ऑयल को चारों तरफ से घेर लेगा तो उसे ही मिसेल कहते हैं, वो मिसेल बन जाता है। फिर आगे उसने बोला कि लेकिन अगर हम इसमें अल्कोहल मिला दे पानी की जगह, इन केस ऑफ इथेनॉल, इन केस ऑफ इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल मिला दें, मतलब पानी नहीं मिलाएं, इथेनॉल मिलाएं, तो क्या मिसेल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अगर हम सोप में इथेनॉल मिला दें तो क्या मिसेल बनेगा? सोच समझ के बताओ। हमने क्या मिलाना है? पानी, पानी है, डर्ट है, मतलब पानी है, पानी की जगह पहले तो पानी और सोप डाला था तो मिसेल बना था। अब इन्होंने पानी की जगह इथेनॉल डाल दिया और सोप सॉल्यूशन डाला, तो क्या मिसेल बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा, एकदम सही आंसर है, लेकिन वो रीजन गड़बड़ है। देखो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जो सोप मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोकार्बन वाला एंड था वो पानी में नहीं घुलता था, लेकिन डर्ट और ऑयल को अट्रैक्ट कर लेता था। इसीलिए वो डर्ट और ऑयल को अट्रैक्ट कर लेता था, इसलिए मिसेल बनता था। अभी क्या है कि इथेनॉल जो है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सोप इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सोप ऑर्गेनिक है, इथेनॉल भी ऑर्गेनिक है,
तो सोप का जो हाइड्रोकार्बन एंड है जिसको डर्ट और ऑयल के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, इथेनॉल मिलाते ही वो इथेनॉल में घुल जाएगा, तो डर्ट और ऑयल को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो जाके इथेनॉल में घुल गया। ठीक है ना? तो सो इथेनॉल डिजॉल्व, इथेनॉल या सोप सॉल्यूशन डिजॉल्व्स इन इथेनॉल, सोप सॉल्यूशन dissolves in ethanol, it is soluble in ethanol। पहले वो पानी में नहीं घुल रहा था, पहले जो हाइड्रोकार्बन वाला एंड था वो पानी में नहीं घुलता था ना, वो पानी से दूर भागता था, लेकिन अभी क्या है कि वो इथेनॉल में घुल जाएगा। तो इथेनॉल में अगर घुल जाएगा तो वो डर्ट और ऑयल के पास ही नहीं जा पाएगा, तो डर्ट और ऑयल के पास ही नहीं जाएगा तो आप बोलोगे तो नो मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो पानी के बिना मिसल फॉर्मेशन नहीं बनता, ठीक है ना? तो इसीलिए तो हाइड्रोकार्बन वाला एंड इज इनसोल्यूबल इन दिस वाटर, लेकिन इथेनॉल में घुल जाता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं बनाता। अगला 9th क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फिर ये सारे आप लोग लिख लेना। 9th क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्यूल, आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स। देखो जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स। आपको पता है पेट्रोल में भी कार्बन कंपाउंड होता है, डीजल में भी कार्बन कंपाउंड, जो हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं वो भी कार्बन, मैंने बताया आपको मीथेन होती है। पेट्रोल, डीजल, जितने फ्यूल, इवन जो आपकी इसमें पड़ते हैं, जो एरोप्लेन के अंदर फ्यूल पड़ता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर कुछ कुछ फ्यूल होते हैं उसमें नहीं भी होते, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होता कार्बन कंपाउंड का, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ, हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कुछ भी आप फ्यूल लो, सबके अंदर ज्यादातर हाइड्रोकार्बन ही पाया जाता है। तो इसके क्या रीजन है? तो इसका रीजन है, इसके दो रीजन है, बिकॉज कि ये सारी की सारी चीजें किससे मिलके बनी है, ये सारी की सारी चीजें रिन्यूएबल सोर्स से मिलके बनी है या ऑर्गेनिक चीजों से मिलके, ऑर्गेनिक माने पेड़ पौधे, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जो लकड़ी कोई जो पेड़ पौधे गिर के या कोई एनिमल बॉडी जो बहुत सालों तक जमीन के अंदर दबी रही, दबने के बाद वही आपके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल किससे मिलके बने थे, हम लोग किससे मिलके बने, हाइड्रोकार्बन से। तो हमारी बॉडी से अगर कोई फ्यूल बनेगा तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन ही पाया जाएगा। तो आप बोलोगे कि मोस्ट ऑफ कि आप बोलोगे कि जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम fossils which are completely organic, सारी की सारी ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और उनके कंपाउंड से मिलके बनी है। दूसरी कि इनमें हाइड्रोकार्बन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज्यादातर फ्यूल में, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और बाकी जो फ्यूल्स होते हैं उनसे ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एज वेल एज, इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, एंड इट इज इकोनॉमिकल, ये सस्ता भी पड़ता है, इसलिए ज्यादातर ये फॉसिल फ्यूल या जितने भी फ्यूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर आंसर नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम का फॉर्मेशन बताना है, फॉर्मेशन ऑफ स्कम, ये नोट्स में है मैं, लेकिन आपको जिनके पास नहीं है उनको मैं समझा दूं। स्कम क्या होता है कि जब हार्ड वाटर, खारा पानी और सोप को मिलाते हैं तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, उसे ही स्कम कहते हैं, है ना। खारे पानी में सोप झाग नहीं देता, तो वो क्या देता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, माने अलग से ऐसे टूट टूट के गिरने लग जाता है, जैसे आप दूध में नींबू मिला दो, फट जाएगा ना, अलग से हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो अब जैसे सोप सोल्यूशन में आपने खारा पानी मिला दिया तो ऐसे व्हाइट व्हाइट सा टूट टूट के अलग अलग निकलता रहेगा, वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना देगा, उसे हम लोग स्कम कहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन नोट्स में है, आप वहां पे बता देना। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप
सोप सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालोगे तो वो क्या होगा? सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, याद रखना, सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो बेसिक के लिए आपको पता है लिटमस क्या होता है, तो इट विल टर्न, बताओ बेसिक के लिए, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो कौन सा कलर कौन से कलर में चेंज होगा? इट विल टर्न, बोलो। हाँ बिल्कुल, रेड टू। बाकी लोग जग रहे हैं, सो गए? जग रहे हो? जगने का सबूत दो, जग रहे हो बोलो सारे एक साथ। जग रहे हैं, सारे जग रहे हैं, वेरी गुड, गुड गुड, जग रहे हैं। मैंने सोचा ऑनलाइन है तो कहीं सो गए हो, कल से नहीं सोओगे। चलो खैर, जग रहे हैं, बच्चों को पता चला, बच्चे एब्सेंट भी हैं आज भी। देखो 11th क्वेश्चन, 10th, ये 11th हो गया, 11th इतना ही है कि सोप क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि वो बेस होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन। ये भी नोट्स में है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अभी आप सब लिखोगे कॉपी में। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन आपको बताया था, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करना, है ना? वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आपको याद होगा, जैसे इथीन है, उसमें हाइड्रोजन मिला देते हैं निकल के साथ, तो निकल इनके एक बॉन्ड को तोड़ देता है और दोनों एक एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है, एक ये ले लेगा एक ये ले लेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है ना, इथीन से इथेन बन गया। तो ये हाइड्रोजनेशन है, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करना। अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड इज कॉल्ड दिस हाइड्रोजनेशन। तो इसका इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? यही एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में कि इट विल कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। जो जो नकली वाली घी बनाए जाते हैं ना, वो ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन निकल के साथ उसको हीट कर देते हैं, वो नकली घी बना देते हैं लोग। अगला 13। देखो जी, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2, CH4। इसमें से कौन एडिशन रिएक्शन देगा? एडिशन इसी को कहते हैं, हाइड्रोजनेशन को। एडिशन वो देगा जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल से भी सिंगल बनाया जा सकता है, ट्रिपल से भी सिंगल। सिंगल से सिंगल बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही सिंगल है। तो आपको बस ये देखना है कि डबल, इनमें से डबल वाला कौन सा है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन होता है। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n, ये एल्कीन होता है। एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2, ये एल्काइन होता है। डबल बॉन्ड का ये है, बस आपको इसमें से ढूंढना है कौन डबल है कौन ट्रिपल है, वही एडिशन देगा। तो डबल कैसे ढूंढोगे? अगर हाइड्रोजन कार्बन का डबल है तब तो वो देगा एडिशन, और हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है तो वो एडिशन देगा। डबल से ज्यादा वाला नहीं देगा, बस ये याद रखो। पहला वाला नहीं देगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन डबल से ज्यादा है, ये इथेन है, ये नहीं देगा। दूसरा वाला भी नहीं देगा, इसका भी हाइड्रोजन देखो 3 2 6 से ज्यादा है ना, ये नहीं देगा। ये देगा, इसका हाइड्रोजन इसका डबल है, हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, ये देगा। ये भी देगा, इसका देखो डबल से दो कम है, इसका डबल का, कार्बन का डबल करो, इसमें एल्काइन में आ रहा है, कार्बन दो डालोगे तो 2⁻⁴ - 2 आएगा, तो ये देगा। CH4 भी नहीं देगा, इसमें भी मीथेन है, वो है ना, एल्केन है। तो एल्कीन और एल्काइन देते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। तो आप ऐसे मेरी तरह टिक मत करना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए। आप लिखना कि these two will give addition reaction because it is ethene and this is ethyne, तो only unsaturated will give addition reaction, सैचुरेटेड नहीं देंगे। तो सैचुरेटेड कैसे पहचानना है? वो हाइड्रोजन कार्बन के डबल से ज्यादा, ठीक है। तो सैचुरेटेड नहीं देगा, खाली अनसैचुरेटेड देगा। तो ये 13 का आंसर है। फिर लास्ट दो बच गए, 14, बल्कि लास्ट ही यही है 14। ध्यान से सुनना, अब मेरे पास एक अनसैचुरेटेड है एक सैचुरेटेड है, मैं उसको कैसे फर्क पता करूंगा कि ये अनसैचुरेटेड है ये सैचुरेटेड है? तो मैं आपको एक टेस्ट बता रहा हूँ, उस टेस्ट का नाम है बच्चों, मतलब मेरे पास ना एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, यानी कि इथीन, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और एक है सिंगल बॉन्ड वाला, ये सैचुरेटेड है, आपको पता है, दिस इज सैचुरेटेड।
तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि केमिकली कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है? तो देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टेस्ट का नाम याद रख लें। मैं आपको दो टेस्ट बता रहा हूँ, पहला तो ये है, एक और बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये क्या है? ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये सीबीएसई में है। देखो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? दोनों में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, इसके अंदर भी ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। एल्कीन में, अनसैचुरेटेड में भी ब्रोमीन वाटर डालना और सैचुरेटेड में भी ब्रोमीन वाटर डालना। जब अनसैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर डालोगे, इट डीकलराइजेस, इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। मतलब ब्रोमीन वाटर का कलर ही बदल जाएगा। ब्रोमीन वाटर का ब्राउन जैसा कुछ कलर होता है, तो वो कलरलेस टाइप हो जाएगा। जैसे इसमें डालोगे ब्रोमीन वाटर, इसका कलर बदल जाएगा। और इसमें एल्कीन में डालोगे या अल्काइन में डालोगे, तो एल्केन में जब डालोगे तो नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा, जैसा कलर है वैसा का वैसे ही लगा रहेगा, माने कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो जब कोई रिएक्शन नहीं हुई तो समझ जाना वो एल्केन है, यानी कि सैचुरेटेड है। और जिसमें कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। एक तो ये टेस्ट हो गया, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का एक तो ये टेस्ट हो गया। केमिकल टेस्ट ही वैसे इसने पूछा था कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सैचुरेटेड है, कौन अनसैचुरेटेड है। और एक फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसको हम बटर पेपर पे रखेंगे, जिसमें ज्यादा उसमें फैटी कलर आ गया, या जैसे जैसे एक ये टेस्ट होता है, उसको कहते हैं फ्लेम टेस्ट। हम दोनों को ना हीट करेंगे। जो अनसैचुरेटेड होता है, जैसे आपका जो डबल बॉन्ड वाले और सिंगल डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं, उसमें थोड़ा सा ना येलो फ्लेम कम आता है। और जो ये वेजिटेबल ऑयल वाले यानी कि डबल बॉन्ड वाले, उसमें येलो फ्लेम आता है लेकिन कम आता है। लेकिन जो घी वगैरह ये सब होते हैं, इनमें ना येलो फ्लेम ज्यादा आता है। तो लेकिन आपने पेपर में यही लिखना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कर लो।